आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत 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 ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक देखने वाले हैं। जीएसटी ऑडिट, द मोस्ट हैपनिंग वर्ड, ठीक है, अक्रॉस इंडिया इज जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी लॉ है तो उसके अंदर ऑडिट है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा है। देखिए, हमारे लिए उतनी ही बातें रेलेवेंट है जो हमारे मॉड्यूल में दी हुई है और हमको उतना ही पढ़ना है। जीएसटी में पूरी दुनिया होगी, बहुत सारे सेक्शंस होंगे, बहुत सारे रूल्स होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, करेक्ट। वो सब हमारे स्कोप में, कवरेज में नहीं आता। जो मॉड्यूल के अंदर दिया है वही आता है, तो उतना हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही आसान सा है। न्यू कोर्स में तो एप्लीकेबल है ही, न्यू कोर्स के मॉड्यूल में ये दिया हुआ है। ओल्ड कोर्स को एप्लीकेबल है क्या, ये हमको आरटीपी में देखना पड़ेगा। वी हैव टू सी इन द आरटीपी, करेक्ट। आरटीपी के अंदर है तो ये आपको एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। वैसे मेरा ये मानना है, इसको पढ़ ही लेना चाहिए। कितना तो है, पढ़ ही लेना चाहिए। एग्जाम के लिए रिलेवेंट आया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा, और क्या। ठीक है, चलिए। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपल सा है। तो जीएसटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इंडिया एवर हैड। ह्यूज टैक्स रिफॉर्म, करेक्ट। वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। द होल नेशन एज वन मार्केट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, और 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हुआ। अब ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। जीएसटी को ट्रस्ट बेस्ड टैक्स बोला जाता है। ट्रस्ट बेस्ड टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे जो असेसीज है, क्रोर्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स बराबर, क्रोर्स में क्रोर्स एंड क्रोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लैक्स एंड देन क्रोर्स। क्रोर्स में जो असेसीज है, ठीक है, वो असेसीज को खुद असेस करना है कि उनका जीएसटी टैक्स कितना है। ठीक है, असेसीज को अपना टर्नओवर पूरा डिटरमाइन करना है, ठीक है, उसका कौन सा रेट होगा वो पता करना है, उस पे जीएसटी का रेट लगाना है, कितना जीएसटी टैक्स आता है वो उनको खुद पता लगाना है, कितना इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना ये भी उनको खुद तय करना है। तो इट इज अ सेल्फ असेसमेंट, खुद को असेस करना है और असेस करके गवर्नमेंट को बताना इतना मेरा टैक्स होता है, उतना टैक्स पे करना है और अपना रिटर्न सबमिट करना है। तो सेल्फ असेसमेंट बेस्ड ये टैक्सेशन है, करेक्ट। और बहुत सारे इंडिया के टैक्सेस ऐसे ही है। जब भी ऐसे सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्सेशन होते हैं तो कुछ असेसीज मैनिपुलेशंस करने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर मिस इंटरप्रिट करने की कोशिश करेंगे, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मिस इंटरप्रिट भी हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी इंटेंशनल अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, देयर कैन बी फ्रॉड, देयर कैन बी एरर्स, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। इसलिए वी नीड अ वेरी गुड ऑडिट सिस्टम। हमको बहुत अच्छी ऑडिट सिस्टम चाहिए, ठीक है। एक ऑडिट सिस्टम चाहिए ये तय करने के लिए पता करने के लिए कि असेसीज जीएसटी बराबर कंप्यूट करके पे कर रहे हैं कि नहीं। सो वी नीड वेरी गुड ऑडिट सिस्टम। देखो, यहां से ऑडिट का इंपॉर्टेंस हमको समझ में आता है। बिकॉज इट इज सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्सेशन, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। और जीएसटी लॉ में इसको इंपॉर्टेंस देके ऑडिट मतलब क्या बताया, तो यहां पे उनका कहना है ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशंस। बोले जीएसटी ऑडिट मतलब ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशंस ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिटर्न्स
बेसिक जो वाउचर्स बनते हैं उनका एग्जामिनेशन, जो रिकॉर्ड्स है बुक्स अकाउंट उनका एग्जामिनेशन, देन द रिटर्न्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट which is required, which are prepared as per GST law. जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो, बनाते हो as per GST law, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट एनी अदर लॉ, किसी और लॉ के अंदर भी आप जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, ये एक एग्जामिनेशन है. जितने भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स है, रिटर्न्स है जीएसटी लॉ के अंदर, या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स आप रखते हैं किसी और लॉ के अंदर, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर आप जितने भी रिकॉर्ड्स रखते हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी रजिस्टर आप कंपनीज एक्ट में रखते हैं, यू कीप इन कंपनीज एक्ट में आप रखते हैं, बराबर. तो बाकी लॉ के अंदर भी आपने जो रिकॉर्ड्स रखे हैं उसका भी एग्जामिनेशन है. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एग्जामिनेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली things under the GST law but also things under any other law. कोई दूसरे लॉ के अंदर भी आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं तो उसको भी वो इंक्लूड करता है. It includes everything, correct? So that we find out whether the turnover was proper, whether the rates were proper, whether GST computer was proper, whether input tax credit was proper, whether reverse charge mechanism अब जो पोस्टपोन हो गया है, रिवर्स चार्ज वॉज प्रॉपर, वेदर रिटर्न्स वर प्रॉपर, ये पता करना. तो आपको डेफिनेशन में बताइए, एग्जामिनेशन है, किसका एग्जामिनेशन है? दोनों लॉ, सभी लॉस के अंदर के रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चार बातें आप समझाएंगे तो ऑडिट की डेफिनेशन वहां पे समझ में आती है, करेक्ट. तो अगर बहुत सिंपल सा जीएसटी वो थोड़ा सा इंट्रो पूछे तो आप उसको जरूर बताए कि जीएसटी क्या हुआ, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इस वजह से ऑडिट का इंपॉर्टेंस है, ऑडिट मतलब क्या होता है, वो चीजें आती है. टाइप्स ऑफ ऑडिट, इनफैक्ट जीएसटी ऑडिट पे आता है तो आप ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ ऑडिट भी बता दीजिए. 3 तरह के ऑडिट्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिट अंडर सेक्शन 35, ऑडिट अंडर सेक्शन 65, ऑडिट अंडर सेक्शन 66. ठीक है, सीक्वेंशियल पढ़िए, याद ज्यादा रहता है. अब मैंने इतना उसको रिपीट किया है, पहले 35 है, फिर 65 है, फिर 66 है. ठीक है, क्या है ये, एक एक करके हम लोग देखते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग. ऑडिट अंडर सेक्शन 35 read along with section 44, ठीक है, and along with rule 80. सबसेक्शंस तो छोड़ दीजिए. सबसेक्शन 5 of section 35, सबसेक्शन 2 of section 44 and rule 80. सेक्शन याद रखिए, काफी है. सेक्शन 35 read along with section 44 and rule 80. ठीक है, क्या है ये बिल्कुल आपका इनकम टैक्स का सेक्शन 44A भी है. देखो कनेक्शन भी, इसमें भी 44 है. आपका इनकम टैक्स में सेक्शन 44A भी है, बिल्कुल वैसा मतलब उसी लाइन के ऊपर बेस्ड ये सेक्शन है. बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है. क्या लिखा है सेक्शन 35 में? व्हाट इज इट इन सेक्शन 35 सबसेक्शन 5? इसमें ऐसा लिखा है, एज पर दीज सेक्शंस, ठीक है, ऑल द असेसीज जिनका टर्नओवर, ठीक है, जिनका टर्नओवर 2 crores, it's exceeding 2 crores, all the assessees whose turnover is exceeding 2 crores need to get their books of accounts audited. ठीक है, they need to get their books of accounts, they need to get their audit done, get books of accounts audited, correct, and audit should be done as per the GST law. audit करना must है. तो जैसे सेक्शन 44AB में, ठीक है, अगर टर्नओवर लिमिट क्रॉस होती है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट होता है. ठीक है, तो यहां पे अगर 2 करोड़ की लिमिट क्रॉस होगी तो जीएसटी एक्ट के अंदर आपको जीएसटी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, मस्ट है. चलिए एप्लीकेबिलिटी देखिए. 2 करोड़ के ऊपर गया तो कौन करेगा ऑडिट? ये सुन के आप थोड़े से सहम जाएंगे, थोड़े से नाराज हो जाएंगे, थोड़े से नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि चार्ट अकाउंटेंट्स तो क्वालिफाइड है, साथ में CWAs. ठीक है, CWAs, अभी ऐसे CWAs के लिए खुशी की बात है. ठीक है, अगर कोई CWA वाला लेक्चर देख रहा है उसके लिए खुशी की बात है भाई. ठीक है, तो आज तक ये जो राइट कभी बटा नहीं था, तो चार्ट अकाउंटेंट्स के अलावा CWAs को भी ये राइट है
कि वो जीएसटी लॉ के अंदर जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं। दे कैन डू जीएसटी ऑडिट, करेक्ट। तो अब एप्लीकेबिलिटी देख ली, कौन कर सकता है वो हम लोगों ने देखा। ऑडिट करने के बाद जीएसटी में साल के एंड में एनुअल रिटर्न फाइल होता है, जीएसटीआर 9, करेक्ट। एनुअल रिटर्न फाइल होता है। वो एनुअल रिटर्न जब फाइल होता है तो उसी के साथ आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ऑडिट करवाना भी है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जीएसटी इज नॉट जस्ट अबाउट टर्नओवर, इज नॉट जस्ट अबाउट टर्नओवर। आपको आपके पूरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। भाई चिंता की बात नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर तो ऑडिट होता ही है, तो यहां पर भी ऑडिट हो रहा है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे सबमिट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट भी उसके साथ जाएगा। एक खास बात है, यहां पे आपको एक रिकंसिलेशन भी सबमिट करना है। देखिए अभी क्या है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, ठीक है, दिसंबर तक, ऐसा कुछ अभी जो है बातें लिखी है उसके हिसाब से, ठीक है, बाय द दिसंबर। तो अभी तक फॉर्म्स में इतनी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो आपको रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। एक आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, साथ में एक रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन किसके बीच में रहेगा? रिकंसिलेशन विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। रिटर्न में आपने कितना वैल्यू ऑफ सप्लाईज कितना है, एंड ठीक है, आपके वैल्यू ऑफ सप्लाईज एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने रिटर्न में कितना सप्लाई बोला है, यहां पे जनरली स्पीकिंग इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें डिफरेंस नहीं आएगा कि भाई अगर सब लोग बहुत सिस्टमेटिकली परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो इसमें आपको कभी कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। जो आपका टर्नओवर रहेगा एज पर रिटर्न्स और जो आपका टर्नओवर रहेगा एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हमेशा मैच करेंगे। लेकिन मिस्टेक्स की वजह से, गलतियों की वजह से, ओमिशंस की वजह से, मिस्टेक्स के वजह से, गलतियों के वजह से, ओमिशंस के वजह से जरूर ऐसा हो सकता है कुछ डिफरेंस निकल के आए, तो आपको वो डिफरेंस रिकंसिलेशन रहेगा वो देना पड़ेगा। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि उसका कंपैरिजन रिटर्न से होगा और उसके बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन आ सकता है, जीएसटी ऑडिट के बारे में बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए, डेफिनेशन बताइए, कौन से सेक्शन में होता है वो बताइए। पहला क्वेश्चन आ सकता है। अपने नोट्स के हिसाब से पहले 2 पॉइंट को क्लब कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऑडिट अंडर सेक्शन 35, ठीक है, वो हो गया। तीसरा, ये एकदम ही छोटा सा, ऑडिट अंडर सेक्शन 65, ठीक है। सेक्शन 65 के अंदर टैक्स अथॉरिटीज कैन डू ऑडिट ऑफ द असेसीज। सेक्शन 65 के अंदर वेरेवर, ठीक है, वेरेवर टैक्स अथॉरिटीज फील दैट दे वांट टू डू ऑडिट, दे कैन डू ऑडिट ऑफ द असेसीज अंडर सेक्शन 65। तो 35 में टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने पर ऑडिट होता है। 65 में टैक्स अथॉरिटीज खुद ऑडिट करते हैं, उसके ज्यादा कोई डिटेल हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट, कोई उन्होंने कवरेज नहीं किया उसका। तीसरी बात, नाउ दिस हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट अंडर सेक्शन 66, ठीक है, ऑडिट अंडर सेक्शन 66। देखिए इनका कहना है कि इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स दैट tax authorities take help of the professionals, take help of the professionals, ठीक है, of the professionals to make taxation efficient and effective। टैक्स अथॉरिटीज बहुत प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, उसको योमैन बोलते हैं, YEOMAN, योमैन, ठीक है। योमैन मतलब जो चीजों को एफिशिएंट इफेक्टिव बनाए, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटीज काफी बार प्रोफेशनल्स, योमैन, इनकी हेल्प लेते हैं ताकि वो टैक्सेशन एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, अच्छे से कर सके, ठीक है। तो सेक्शन 66 में क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 66? सेक्शन 66 में एकदम सिंपल बात लिखी है, उसमें ऐसा लिखा है, if any proceedings
इफ एनी प्रोसीडिंग्स, इफ एनी इंक्वायरी, इफ एनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इफ एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स अपील इज गोइंग ऑन विद द असेसी, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का किसी भी तरह का इंक्वायरी, किसी भी तरह का प्रोसीडिंग, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरह का केस चल रहा है असेसी के साथ में, तो जीएसटी डिपार्टमेंट असेसी का स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, ठीक है, बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीडब्ल्यूएस। तो जब प्रोसीडिंग्स चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, असेसमेंट चल रहा है, उस दौरान डिपार्टमेंट को अगर लगे तो वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीडब्ल्यूएस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद से या सीडब्ल्यूएस की मदद से स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई कंडीशन है स्पेशल ऑडिट अनाउंस करने का? यस, जब भी डिपार्टमेंट को ऐसा लगे, कब हो सकता है डिस्कस कर लिया, जब कुछ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो तभी हो सकता है। प्रोसीडिंग्स कुछ है ही नहीं उसके अगेंस्ट और अभी आप अनाउंस नहीं कर सकते, कब वो भी हो देखा। रीजन क्या हो सकता है कि अगर ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन बराबर नहीं है, ठीक है, जीएसटी में वैल्यूएशन का बहुत इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। फ्री सप्लाईज का वैल्यूएशन, फ्री सप्लाईज पे भी टैक्स लगता है तो उसका वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन पे रेशियोज निकलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अगर लगता है वैल्यूएशंस बराबर नहीं है या फिर इनपुट क्रेडिट जो अवेल किए वो बराबर नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस के इनपुट क्रेडिट अवेल कर लिए, जो अलाउड नहीं थे वो कर लिए, ठीक है। अब ये डिसीजंस पे बहुत रिसर्च लगती है, सब्जेक्टिव है, वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव मैटर, इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट्स अ ट्रिकी मैटर। यहाँ पे ओपिनियन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, करेक्ट, कि इनपुट क्रेडिट इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं, करेक्ट। तो अगर ऐसा लगता है तो जीएसटी ऑडिट कैन बी अनाउंस। जीएसटी ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, सीडब्ल्यूएस कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पेशल ऑडिट अनाउंस कौन सी अथॉरिटी करेगी? असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर? असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है, असिस्टेंट कमिश्नर्स या उसके ऊपर जो लोग हैं, वो ये ऑडिट ऑर्डर कर सकता है, लेकिन उनको कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। असिस्टेंट कमिश्नर या ऊपर के लोग अनाउंस कर सकते हैं, बट दे विल नीड कमिश्नर्स अप्रूवल। तो छोटी अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन बड़े अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा, दे विल नीड अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। एंड जो प्रोफेशनल्स होंगे, सीए, सीडब्ल्यूएस, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे, कमिश्नर्स के हाथ में अपॉइंटमेंट रहेगा। तो कमिश्नर्स के साथ अच्छी आपकी पहचान होनी चाहिए, तो जीएसटी ऑडिट बहुत मिलेंगे, स्पेशल ऑडिट्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब ये लोग का खर्चा कौन पे करेगा? कमिश्नर। वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, ये खर्चा असेसी पे नहीं कर रहा है। जनरली ऐसा बोलते हैं असेसी पे करेगा, नो 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 नो, हम उनके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि असेसी के हाथ में फीस है तो उसने कंट्रोल कर लिया ऑडिट को। नो 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 नो, फीस भी कौन पे करेगा? कमिश्नर। एक्सेलेंट मूव। पूरी तरीके से ऑडिटर किसके कंट्रोल में है? पूरी तरीके से कमिश्नर के कंट्रोल में है ऑडिटर, ठीक है। वो पेमेंट भी वही करेंगे, पेमेंट विल बी मेड बाय देम, प्रायर अप्रूवल मैंने बोला नॉमिनेटेड वही है, इनके पास में सारे पावर्स रहेंगे, दे विल हैव ऑल द पावर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड चेक करने के पूरे पावर्स है, सारे रिकॉर्ड्स चेक करने की इनके पास पावर है, ठीक है। और वही बातें हैं, टर्नओवर बराबर है क्या, क्लासिफिकेशन बराबर है, रेट बराबर है, इनपुट क्रेडिट बराबर है, रिटर्न्स बराबर है, ये चीजें चेक करेंगे। 90 दिन का टाइम मिलेगा, 90 डेज के अंदर, ठीक है। 90 अपॉइंटमेंट के बाद 90 डेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। विद इन 90 डेज ऑडिट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड। अगर जीएसटी एडीटी 4 के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, टाइम एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन टू असिस्टेंट कमिश्नर बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग एन एक्सटेंशन, ठीक है, कोई अच्छा प्रॉपर रीजन देके, और 90 दिन से एक्सटेंड हो सकता है, करेक्ट।
और ये ऑडिट करने का पूरा पावर है। भले ही अलग अलग एक्ट में कोई भी ऑडिट होता हो, बंदे का कंपनी ऑडिट भी होता है, बंदे का इनकम टैक्स ऑडिट भी होता है, बंदे का और भी कोई स्पेशल ऑडिट अंडर इनकम टैक्स है। दिस पावर टू अनाउंस दिस पर्टिकुलर स्पेशल ऑडिट विल बी ऑलवेज देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट्स आर बीइंग डन ऑफ द असेसीज। करेक्ट। ऑडिट करने के बाद सामने वाले को रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। रिपोर्ट में कुछ भी बातें लिखने से पहले उसका पूरी बात हमने सुननी चाहिए। ठीक है। अब ये आपको एग्जाम में, अच्छा, ऑडिटर कैन नॉट रेज टैक्स डिमांड्स, ही कैन ओनली ऑडिट वेदर द ही डिमांड इतना टैक्स भरना, ऐसा नहीं। ही कैन ओनली ऑडिट की चीजें सही है या गलत है, उसको क्या फाइंडिंग्स मिली, सिर्फ इतना ही वो कर सकता है। अब ऑडिट करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं? जीएसटी ऑडिट, सम बेस्ट प्रैक्टिसेस टू जीएसटी ऑडिट। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम ये दिन रात पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स का जो हमने फ्लो पढ़ा है बिल्कुल वही है। ठीक है। उनका कहना है जीएसटी जो स्पेशल ऑडिट कर रहे हैं रिस्क बेस्ड होना चाहिए। बहुत ही इंटेलिजेंटली चार्ट अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स ने तय करना चाहिए कि कहाँ पे मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस हैं, इनके कौन से प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड है, कौन से बिजनेसेस कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होने, कौन से प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ पे डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम रहेगा, कोई पे अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, रिस्क पता करिए, कहाँ पे रिकॉर्ड्स बराबर नहीं है वो पता करिए। ठीक है। आपको रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। रेशियो एनालिसिस, पिछले साल से कंपैरिजन, इंडस्ट्री से कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन, रेशियो एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा इनिशियली ये रिस्क बेस्ड ऑडिट करने के लिए। पूरा सेम फ्लो है। उसके बाद सिस्टम्स, ऑडिट को एफिशिएंट, इफेक्टिव, अच्छा करें, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, कि इनका परचेस रिकॉर्ड करने का तरीका कैसा है, इनपुट का तरीका कैसा है, इनका रिकॉर्ड कीपिंग कैसा है, सेल्स का रिकॉर्ड कीपिंग कैसा है, कैसे टैक्स कंप्यूट्स करते हैं वो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कौन से सॉफ्टवेयर बुक करते हैं, कौन से रजिस्टर्स इनके पास में है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है, वो आप देखिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करिए, उसके ऊपर क्वेश्चन दीजिए, वो देखिए। फिर सिस्टम से बने हुए, पहले सिस्टम है तो पहले आपने रिस्क आइडेंटिफाई की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जहाँ जहाँ रिस्क थी वहाँ ज़्यादा चेक करो। ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, वो जो बुक्स के जो डेटा है वो रिटर्न से मैच हो रहा है क्या, वो आपको देखना है। ठीक है। क्या कोई स्पेशल इश्यूज, कोई इनकम ऐसी जो छूट गई, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ इनकम्स है जो डायरेक्ट एक्सपेंस से एडजस्ट कर दिया, ऐसा जीएसटी में होगा। जीएसटी भरना नहीं है, सीधा खर्चे से एडजस्ट कर दो। इनकम थी उसको एक्सपेंस रिफंड बता दो, खर्चे से एडजस्ट कर दो, ऐसा हुआ है क्या, करेक्ट, वो हमको देखना पड़ेगा। मिसयूज ऑफ एग्जाम ट्रांजैक्शंस, टैक्सेबल गुड्स को भी टैक्सेबल गुड्स को जबरदस्ती आप एग्जाम कैटेगरी में डाल रहे हो और एग्जाम्शन ले रहे हो, ऐसा हो रहा है कि वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। दैट नीड टू बी चेक्ड केयरफुली। एंड रिवर्स चार्ज के बारे में भी, ठीक है, कौन से खर्चों पे अभी तो पोस्टपोन है, कौन से खर्चों पे रिवर्स चार्ज है, प्रॉपरली डिटरमाइन करके उसको पे किया कि नहीं, वो तो बहुत सिंपल है। अगर इसके बारे में आता है तो आप पूरा एक्सप्लेन करिए सेक्शन 66 को, क्या उसका बैकग्राउंड है, 66 कैसे क्या बोलता है, कौन अनाउंस कर सकता है, कौन कर सकता है, अप्रूवल किसका चाहिए, खर्चा कौन पे करता है, ऑडिट में क्या चेक करते हैं, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। एक सिंपल सा फॉर्म रहेगा, जीएसटी 84 डिटेल्स रहेंगे, कमिश्नर को जाने वाला है, कौन से असेसी है उसका नाम, कमिश्नर को जाने वाला है उसको असेसी के नाम, बहुत सिंपल सी बातें रहेगी। कितना शॉर्ट पेमेंट है टैक्स का, इंटरेस्ट का, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सिंपल सी रिपोर्ट जाने वाली, सिग्नेचर, डेट, प्लेस। ये कोई आपको एक ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, फॉर्म नंबर आपको पता है तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो दैट्स इट, इतना ही था। करेक्ट, बहुत ही सिंपल है, ज़रूर पढ़ के जाए, ठीक है, नॉलेज के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है।